जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट जीके पर। साथियों, भारत का संविधान ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, सभी एग्जाम्स में भारत का संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंडिया के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो में संपूर्ण निचोड़, भारत के संविधान का संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाएगा। संविधान के इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप 500 जीके मैंने इसी वीडियो में करा दिया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा, तो कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी साथी जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पूरे 500 जीके को हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पूरे 500 क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए बिल्कुल फास्ट करेंगे साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 11 में, आर्टिकल 11 याद रखेंगे सभी साथी, अनुच्छेद 11। आगे बढ़ेंगे, अगली क्वेश्चन देखिएगा, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहें, भारत का महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल, वो अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिएगा, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो साथियों देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। राज्य का जो मुख्यमंत्री है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सभी साथी याद रखना, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो साथियों याद रखना, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 7 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? यानी विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? याद रखना सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर्स। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखेंगे, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। तो साथियों देखिएगा, वह कौन सा अधिकार कहलाता है? तो याद रखिएगा, प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रजातंत्र याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, तो केंद्र सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, दल बदल तथा अहर्ताएं से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत की संचित विधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है? भारत की संचित विधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? याद रखिएगा, संसद का। ऑप्शन नंबर डी संसद। आगे देखिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? साथियों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो साथियों किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, 13वां संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो इसका प्रावधान है साथियों अनुच्छेद 360 में, ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपात। आगे अगली क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क अधिकारों की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो साथियों देखिएगा संविधान के 61वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन को। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, याद रखिएगा सभी साथी, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, माफ करना, ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा विधान परिषद का गठन जो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सभी याद रखेंगे 1936 में, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। बाकी देखिएगा पुलिस, भू राजस्व और कारागार, ये सभी जो है साथियों राज्य सूची का विषय है, लेकिन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है ये आपका संघ सूची का विषय है। आगे देखिएगा, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु सीमा जो है 30 वर्ष होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 41 में, आर्टिकल 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 32 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, याद रखेंगे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 1, 2, 3 याद रखना। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे सभी साथी संसद, पार्लियामेंट। आगे देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो भाई 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 याद रखेंगे। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे दल बदल कानून से, ऑप्शन नंबर ए। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल हाँ, बन सकता है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के द्वारा, आर्टिकल 76। आगे राष्ट्रपति या देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो साथियों याद रखेंगे मुख्यमंत्री, और इसके साथियों सुप्रीमो कौन होते हैं? अध्यक्ष, तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर, याद रखना। आगे देखिए, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था किसके द्वारा? तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो साथियों अनुच्छेद 5 से 11 में। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो देखिएगा निर्वाचन आयोग का काम चिन्हों का आवंटन करना बिल्कुल है,
निर्वाचन तारीखों को तय करना ये भी है, चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखना ये भी है, लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये जो है साथियों, ये काम जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मंडल आयोग का संबंध किससे था? तो मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से, और ये किस प्रधानमंत्री के समय में लागू हुआ था? तो वीपी सिंह के समय में, याद रखिएगा वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मतों की बराबर रहने की स्थिति में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 50 में साथियों, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, राज्यसभा एक किस प्रकार का सदन है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। आगे देखिएगा, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का पूछा है, तो याद रखिएगा एडवोकेट जनरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर केंद्र का पूछता तो अटर्नी जनरल आता साथियों, केंद्र का अगर पूछता तो अटर्नी जनरल आता। आगे देखिए, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और हमारे देश में जो मूल अधिकार है वो जो है साथियों अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो याद रखिएगा विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये साथियों अगर पूछे कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो याद रखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? याद रखिएगा 27 सितंबर 1925 को। आगे देखिए साथियों, सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है नागपुर में, ऑप्शन नंबर ए, नागपुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक था केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 को। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो साथियों आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 26 नवंबर 2012 को। इसके सुप्रीमो हैं कौन? तो अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, जो दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं साथियों। और इसका चुनाव चिन्ह है साथियों झाड़ू, ठीक है, याद रखिएगा झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। आगे देखिएगा, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? साथियों लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो देखिएगा नीति आयोग कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिएगा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो साथियों निर्मल भारत अभियान जो है 1999 में बनाई गई थी, याद रखिएगा। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? अगस्त 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? साथियों राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रखिएगा पुनर्जागरण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया?
तो ये कथन कहा था साथियों कुपलैंड ने। ऑप्शन नंबर 1 कुपलैंड। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो देखिएगा महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो 1933 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सा था? तो याद रखेंगे यंग इंडिया साथियों। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सा था? यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो याद रखेंगे इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शाहनवाज खान। ऑप्शन नंबर ए। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो साथियों इस कथन को कहा था चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने, और इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था साथियों? सैन फ्रांसिस्को में। याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1939 में। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? इनमें से किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, क्लीमेंट एटली। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। साथियों सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। देखिएगा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो सही उत्तर हो जाएगा चोरी चोरा कांड के कारण। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए सभी साथी। चलिए सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, इन चारों में से एक आंसर होगा, सभी साथी कमेंट कर दीजिए। आगे देखेंगे राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर संघीय मंत्रिमंडल के। आगे देखिए संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे देखिए 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा मीरा कुमार। और अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला, याद रखना। आगे देखिए पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो साथियों पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो 1956 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसके लिए? तो साथियों भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार जो हैं वो समस्त देशवासियों के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा 33%। ऑप्शन नंबर सी 33%। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? साथियों आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो याद रखेंगे शासन। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो साथियों सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? कि समाज में भेदभाव न हो। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार।
आगे देखिए, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इंदिरा गांधी का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी साथी याद रखेंगे, माफ करना यार, 24 अक्टूबर ना, 24। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय है साथियों न्यूयॉर्क में, याद रखना, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? याद रखेंगे सभी साथी, 15। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, देखिएगा सभी साथी, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी साथी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों याद रखिएगा, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों देखिएगा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो याद रखिएगा साथियों, ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे साथियों, 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो याद रखेंगे सभी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो देखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, जनगणना और निगमीय कर, ये सभी संघ सूची में है, लेकिन राज्य सूची में पूछा है तो रेलवे पुलिस। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? साथियों याद रखना, मौलिक कर्तव्य के नाम से इन्हें हम जानते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा संघ सूची का विषय है। बाकी पुलिस, न्याय और जेल, ये तीनों जो हैं राज्य सूची का विषय है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो याद रखिएगा साथियों, कनाडा ने। ऑप्शन नंबर सी। और हमारे देश भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से, याद रखना। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किस स्थिति में? तो देखिएगा, त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर, यानी उपरोक्त सभी पर। ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखना, अनुच्छेद 75 में इसका प्रावधान किया गया है। सभी साथी याद रखिएगा, आर्टिकल 75। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के द्वारा चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जरूर याद रखेंगे, भारतीय जनता में। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित
कहाँ से निर्वाचन हुआ था, यानी वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो सभी साथी याद रखना पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद प्रथम में, यानी अनुच्छेद 1 में ये प्रावधान किया गया है कि साथियों इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाई 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से, यानी पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष या सदस्य होते हैं? तो देखिएगा स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के साथियों, याद रखना जिला परिषद। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से आरंभ हुआ था? तो ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसका प्रारंभ भारतीय चुनावों में कब से हुआ था? तो 1998 से, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। भारतीय संविधान कैसा है? तो साथियों देखिएगा भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो साथियों राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो देखिएगा किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महाराष्ट्र की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो साथियों आयरलैंड, याद रखिएगा आयरलैंड से ही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? याद रखिएगा साथियों 6 माह के लिए, फॉर 6 मंथ। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा साथियों राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो देखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। आगे देखिए किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो सभी लोग याद रखेंगे वैधानिक अधिकार, पहले मूल अधिकार था, अभी वैधानिक अधिकार है। आगे देखिए कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? याद रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए साथियों राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखिएगा संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से, ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद द्वारा, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो साथियों लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत अथवा इंडिया। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? इनमें से कौन से वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है कभी भी संसद का सामना नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह, ये कुछ समय के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्या भारत, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? तो साथियों याद रखिएगा हाँ बिल्कुल शपथ लेता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो देखिएगा साथियों ये अधिकार संसद के पास है, ऑप्शन नंबर बी। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22-22।
आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सभी साथी याद रखेंगे लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिएगा सभी साथी, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? तो याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत का कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के देखिएगा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो याद रखिएगा भाग 4 के क में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा परमादेश का, ऑप्शन नंबर बी। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संघ शासित क्षेत्रों का पूरा कंट्रोल जो है राष्ट्रपति के पास होता है। आगे देखिए समाजवाद का अर्थ क्या होता है? साथियों समाजवाद का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिए थे? तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिए थे? अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर उनके पद से कोई हटा सकता है तो वो कौन है? तो साथियों संसद। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो याद रखिएगा 14 दिनों के भीतर। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो देखिएगा सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो साथियों भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे देखिएगा समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 39 का ए में। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मान लेते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है अनुपस्थित रहे यानी प्रेजेंट नहीं हो, उस समय भारत के राष्ट्रपति को शपथ लेना हो तो किसके समक्ष वो शपथ लेंगे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इनमें से सभी प्रकार की आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किस प्रकार से? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे देखिएगा भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब बना था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1951 में, याद रखना 1951। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों लक्षद्वीप के, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो देखिएगा राज्यसभा के लिए मनोनीत या नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है?
तो साथियों राज्यसभा के देखिएगा उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो साथियों याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हैं, कारखानों पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। इसका उल्लेख, इसका विरोध अनुच्छेद 24 में किया गया है, याद रखना। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को निम्नलिखित में से, देखिएगा भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो जर्मनी के बीमर संविधान की, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? साथियों अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट का। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो याद रखना सभी साथी, अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन नंबर सी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखना कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य हैं? तो याद रखिएगा कम से कम 2, यानी 6 मंथ में कम से कम 1 होना चाहिए, 1 साल में 2। आगे देखिए किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो सभी साथी याद रखना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की, माफ करना, किसकी अनुमति के बिना, राज्य पूछा है ना, राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर लगातार बाहर रहते हैं कोई भी व्यक्ति तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कोई आयु सीमा नहीं है। देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कोई भी उच्चतम आयु सीमा नहीं है, बस मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और साथियों न्यूनतम अगर आयु सीमा पूछेगा तो याद रखना 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। बाकी उर्दू, नेपाली, कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। आगे देखिएगा संविधान, देखिएगा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखना अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो याद रखिएगा सहमति और समायोजन से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखिएगा बम्बई उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर सी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो याद रखेंगे सभी साथी, देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिएगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, याद रखेंगे सभी। आगे देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो 2। और ये विधि अभी हटा दिया गया है साथियों, इस विधि को अभी हटा दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, चीफ मिनिस्टर। किस वर्ष के, देखिएगा किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? तो साथियों याद रखिएगा किस वर्ष से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में, यानी 1976 से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74वां।
आगे देखिएगा, भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग में। द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो साथियों, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है साथियों 2 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। और स्थायी सदस्य का 9 वर्ष का होता है, 9 ईयर्स। याद रखिएगा। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, यानी कब अपनाया था? तो याद रखना, 26 नवंबर 1949 को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किन्होंने की थी साथियों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो साथियों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर सी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की। ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? साथियों याद रखना 1935 की। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब बनाया गया था साथियों? 1858 में। ऑप्शन नंबर सी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में। ऑप्शन नंबर सी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो साथियों 1773 में। याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा, अपना देश भारत का। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों संविधान। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद को जो है वो कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? यानी भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य ये कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो साथियों याद रखिएगा, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किस देश से? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में जो कलेक्टर का पद है, आईएएस का पद, वो इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आधिपत्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के अगर वर्तमान में देखें साथियों, पहले 22 था, लेकिन अभी 3 और जोड़ लीजिए, अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, तो इस 22 को हम 25 कर देते हैं। 25 भाग याद रखिएगा। आगे देखिए, संविधान। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है?
तो साथियों 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो देखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका महत्व राज्य के लिए है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो याद रखिएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर ए गोवा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? देखिएगा संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो भाई याद रखेंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1927 में। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियन को, जो मैंने बताया साथियों, और इसको अभी हटा दिया गया है। ये विधि अब समाप्त हो चुकी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो सभी याद रखेंगे विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो देखिएगा बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या पर डिपेंड करता है ये। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखिएगा राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है? देखिएगा भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 का 1 का क में। भारतीय संविधान की अपरिष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान की अपरिष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अपरिष्टता का अंत किया गया है। अपरिष्टता का देखिए अपरिष्टता उन्मूलन से संबंधित क्या है कि छुआछूत, इसका अर्थ होता है छुआछूत, है ना। छुआछूत को बंद कर दिया गया है, यानी समाप्त किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो साथियों देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है? तो देखिएगा भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है? तो संसद पर। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति ये जो हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को जो वेतन दिया जाता है साथियों वो इसी निधि से दिया जाता है, इसी विधि से। ठीक है, संचित विधि से, याद रखना। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो साथियों मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो याद रखिएगा संसदीय सचिव। बाकी कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, राज्यमंत्री ये सभी शामिल होते हैं, लेकिन संसदीय सचिव शामिल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री पद का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथियों भारत के संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, इसलिए उप प्रधानमंत्री नहीं अभी जो है वर्तमान समय में नहीं चुने जाते हैं। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो याद रखिएगा सभी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर के द्वारा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है किसको? साथियों, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम जो है वो चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में स्थापित हुआ था, याद रखेंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? देखिए, अगर पंचायत भंग हो जाता है तो 6 महीने के भीतर दोबारा निर्वाचन कराना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो साथियों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? याद रखिएगा ग्राम मुखिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो याद रखेंगे सभी साथी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था कब? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो साथियों याद रखिएगा 1985 का 52वां संविधान संशोधन। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 91वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो देखिएगा, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? अभी मैंने बताया आपको साथियों 1921 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखिएगा, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साथियों, ऑप्शन नंबर बी साइकिल। देखिएगा, एक और पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है साइकिल, और वो कौन सा पार्टी है? तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ अकाली दल, ऑप्शन नंबर बी। ये एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, याद रखना। आगे देखिए, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो भाई दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? याद रखिएगा साथियों जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? साथियों, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो याद रखना बहुदलीय, ऑप्शन नंबर बी। रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो इनमें से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो योजना आयोग को, ऑप्शन नंबर ए, जिसको अभी नीति आयोग कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग क्या है? तो साथियों वित्त आयोग का जो उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है, याद रखना, और ये एक साथियों पंचवर्षीय निकाय हैं, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, याद रखना।
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे साथियों केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो देखिएगा भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा और केंद्रीय सेवा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ऑल। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? साथियों भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? याद रखना सभी साथी, हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों 9, ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन की। भारत की संविधान या भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है साथियों? अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में किए गए थे, याद रखना। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी भारत में पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1926 में, ऑप्शन नंबर बी। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखना केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संवर्ती सूची का विषय है, इनमें से कौन सा संवर्ती सूची का विषय है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी। समाचार पत्र जो है साथियों संवर्ती सूची का विषय है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? इनमें से कौन सा विषय है जो संघ सूची में आता है? तो याद रखिएगा जनगणना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा भी संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या है? कौन सा पद है? तो राज्यपाल का पद, जिसको लेकर केंद्र और राज्य के बीच हमेशा विवाद रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में? तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है, याद रखिएगा 7वीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का 1 में। किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा इनमें से कौन सी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो साथियों देखिएगा राजस्थानी। बाकी गुजराती, डोगरी, कश्मीरी ये तीनों भाषा शामिल हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा नहीं है। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो याद रखेंगे ये सभी, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल, सभी प्रकार का आपातकाल। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो याद रखेंगे इन सभी परिस्थितियों में, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण, ये सभी ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में की गई थी या फिर कब की गई थी? तो भारत तो चीन के आक्रमण के समय किया गया था साथियों, 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? यानी देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनको वेतन किस प्रकार से दिया जाता है, किस विधि से? तो याद रखिएगा भारत के संचित निधि से, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा सभी साथी, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो साथियों न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, भारत में न्यायपालिका स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप किस प्रकार है? देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए एकीकृत, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत। आगे देखिए साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। लोक लेखा देखिए, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो सही उत्तर हो जाएगा 22 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी जरूर याद रखिएगा साथियों, प्राक्कलन समिति को, ऑप्शन नंबर डी। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संसद के पास, ऑप्शन नंबर ए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में, याद रखना सभी साथी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? याद रखना इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी कौन से 2 राज्य हैं जिनका एक साझा उच्च न्यायालय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र व गोवा का। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, याद रखना। आगे देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो साथियों उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सभी साथी याद रखना भोपाल में, ऑप्शन नंबर माफ करना, मध्य प्रदेश का पूछा है तो भोपाल में नहीं है, जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर, याद रखेंगे सभी साथी। आगे देखिएगा, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो साथियों केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों याद रखिएगा सभी साथी, संसद के पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? साथियों इस कथन को किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं? तो जरूर याद रखिएगा सरोजिनी नायडू ने। साथियों ये पहली भारतीय महिला हैं जो भारत की राज्यपाल बनी थी, यानी भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। किस राज्य की? तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य से। आगे देखिएगा, गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसको मंजूरी कौन देता है? तो विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है कितने समय के बाद वह स्वयं समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? देखिए, इनमें से किसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? साथियों देखिएगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विधानसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु तो मतदान नहीं कर सकता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा की कार्यवाहियों में तो भाग ले सकता है
किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? साथियों लोकसभा का जो सचिवालय है वो सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो जरूर याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकरण या प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है साथियों वह किसके पास होता है? तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा मंत्री परिषद के पास, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राज्यपाल द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिनों में। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन है। एक तो हो गया आपका लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, 2 सदन है ना। आगे देखिए सभी साथी, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए या तो आप भारत में जन्म लो, देशीकरण, वंशानुक्रमण, ये सभी से, इन सभी प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? साथियों देखिएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अलग बना था 15 नवंबर 2000 को। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों संविधान के देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा 5वीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो जरूर याद रखिएगा सभी साथी, देख लीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिएगा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी जरूर याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये किसमें सन्निहित है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो देखिएगा भारत के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं साथियों, एक प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो देखिएगा राज्यपाल जो होता है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर को। ठीक है, गवर्नर को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है, याद रखना, गवर्नर यानी राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो साथियों अधीनस्थ न्यायालय का, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए योजना आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? तो योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो असंवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। देखिएगा संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो कनाडा ने, ऑप्शन नंबर सी कनाडा करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो साथियों याद रखिएगा राज्यों का संघ, और इसका उल्लेख अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 में किया गया है। यह धन विधेयक है, यह निर्णय कौन करता है? यह एक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे?
साथियों प्रथम स्पीकर यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, याद रखिएगा KS हेगड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना KS हेगड़े। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत सैनम अयंगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो याद रखिएगा साथियों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगली क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा। तो संघीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद जो है दोबारा पद संभाला था? तो साथियों इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखिए सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं साथियों राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? बताइए भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा साथियों, प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल सही है, संविधान निर्माण का अधिकार बिल्कुल सही है, भारतीय संसदों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? 1909 में पारित हुआ था ये, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था इसमें, याद रखना। आगे देखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों, याद रखना। और अस्थायी मैंने आपको बताया अभी, अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे देखेंगे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो याद रखिएगा केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें नहीं थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो याद रखिएगा आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? साथियों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखिएगा, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो याद रखिएगा कार्यपालिका के। ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अनुच्छेद 148 के तहत। संयुक्त प्रवर समिति कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 45। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 7। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा संसद की नियत समिति पर। ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य के बारे में देखिए, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 30 याद रखिएगा सभी। आगे देखिए, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो याद रखिएगा ये सभी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियत समिति, ये सभी। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ? तो देखिएगा जनहित याचिका जो है वो कहाँ कहाँ दायर की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी साथी देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी साथियों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो साथियों डोगरी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो याद रखिए जब दोनों सत्र में हो, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? साथियों भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो याद रखना भाग 9 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है साथियों? तो निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो साथियों संविधान का अनुच्छेद 312 इसका संबंध है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार या अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो करेक्ट आंसर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा काका कालेलकर, काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे साथियों? तो राम सुभग सिंह जी, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा व्यापार कर का विभाजन, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन और देखिए सहायतार्थ अनुदान, ये सभी वित्त आयोग का कार्य है, लेकिन व्यापार कर का विभाजन ये नहीं है। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक सेवा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सिंपल सी बात है यार, मिजोरम नहीं है। मिजोरम भारत का एक राज्य है। बाकी लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा देखिएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा साथियों,
तो राज्य सूची का विषय है, इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो न्याय, जस्टिस, ये जो है राज्य सूची का विषय है। आगे देखेंगे सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है किसमें? तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये विषय है समवर्ती सूची में। साथियों पूरे 500 क्वेश्चन मैंने करा दिया इस वीडियो में। ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में फंसेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, एक बार और देख लेना। साथियों आप लोगों को और कोई भी संविधान की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अलग से मैं एक आर्टिकल का वीडियो करा दूंगा, इसमें संपूर्ण मैंने करा दिया, और एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आर्टिकल वगैरह और जो छूटे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी करा दूंगा। ठीक है, तभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।